गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो फाइनली हम आज अपना पहला लेक्चर शूट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम फिजिक्स का लेक्चर शूट कर रहे हैं। क्लास 12th से मैंने ये चैप्टर कैरी किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये, ठीक है। बोर्ड, एनसीईआरटी एंड बोर्ड का, नीट का, जेईई मेंस का, कंपटीशन का बहुत फेवरेट सब चैप्टर है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ क्विकली। स्ट्रेटेजी ये है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहां से सारा बेसिक क्लियर होता है। मैं सारी बुक्स को कैरी करके मेजरली जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन बुक्स को नोट्स में कैरी करूंगा, ठीक है। नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहूंगा, ठीक है। टेस्ट भी प्रोवाइड कराते रहूंगा, आप लोग को बस फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना। बोर्ड बेस्ड मिलेगा, नीट बेस्ड मिलेगा, जेईई मेंस, जेईई एडवांस बेस्ड मिलेगा, ठीक है। बट आपको पेशेंस रख के, क्योंकि मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, तो बिगिनिंग होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉपर्स होंगे, तो उन्हें ऑलरेडी चीजें आती होंगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन मैं सबके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को कवर करना है, ठीक है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, मतलब आपके जो काम का है आप वो पढ़ो। 2x में करो, 1.5x में करो, ठीक है, स्किप करो चीजों को, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। लेकिन मैं यहां पर बेटा सबके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जिससे कहीं ना कहीं आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ी थ्योरी भी कंप्लीट करनी होगी हमको, क्योंकि थ्योरी नहीं आएगी तो समझ नहीं आएगा। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन इसलिए कैरी करती है बिकॉज इंट्रोड्यूस होना जरूरी है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, या आखिर हम एक चैप्टर में एंटर कर रहे हैं यार। तो एक चैप्टर में एंटर करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन है, क्या है, क्यों हम ये सब स्टडी करने वाले। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे 5 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के। देखो, इंट्रोडक्शन में आपको कनेक्ट किया जा रहा है कि ये चैप्टर में क्या करने वाले हो। तो डेली लाइफ में पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी ने, ओपन डोर ऑफ कार। मतलब देखो, कुछ बच्चों ने तो एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ ने नहीं भी किया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं आप तो रिलेट कर ही लोगे, ठीक है। सो ये कार का डोर है, ठीक है, कार का डोर है। देखो बेटा, अभी जो आप कार ओपन करते हो वो नॉन मेटेलिक हो सकते हैं, उनमें जो डोर को ओपन करने का जो है, ठीक है, तो उनमें आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यार उनसे कनेक्ट मत करना। यहाँ पे यूं मान लो ये मेटेलिक है, ये मेटल का है, तो आपने अगर ऐसी कोई कार है जिसमें मेटल का डोर है, तो आप अगर उसको ओपन करते हो देन यू माइट एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ शॉक, ठीक है। वहां पे काइंड ऑफ करंट, एक झटका महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने किया होगा इन पास्ट, या फिर आप इन फ्यूचर करोगे, ठीक है। तो जो कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज से, वरना आप ये भी बस माइंड में रख सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो सेकेंडली एनसीईआरटी आपको कनेक्ट करने के लिए सेकंड एग्जांपल ले दिया, होल्डिंग आयरन बार ऑफ अ बस। मतलब आप बस में बैठे हो, बस में जा रहे हो, आराम से बैठ के बातें करते हुए जा रहे हो। आप भी जानते हो जब ब्रेक लगेगा तो आप आगे की तरफ स्लाइड करोगे, ठीक है। तो नीचे स्लाइड करने के कारण, बस से स्लाइड करने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। देखो, फ्रिक्शन से ही जो चार्ज है वो जनरेट होता है, मतलब जनरेशन का मतलब है ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो फ्रिक्शन के कारण कॉन्स्टेंटली यहाँ पर चार्ज हमारी बॉडी में जनरेट होता है। अब सडनली अगर एनसीईआरटी कहती है आप क्या करते हो, इसी दौरान अपने आप को आगे ना गिर जाओ, आगे ना चले जाओ, अपने आप को बचाने के लिए अगर मेटल का जो बार लगा हुआ है बचाने के, तो आप उसको पकड़ लेते हो अपने आप को रोकने के लिए, ठीक है। तो आपको अचानक करंट सा फील होगा, झटका सा फील होगा, शॉक फील होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया होगा, कुछ लोग इन फ्यूचर कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी एनसीईआरटी ने इसीलिए कनेक्ट किया है कि ये आप डेली लाइफ में आपने ये सब एक्सपीरियंस किया, तो ये सब क्या है, ठीक है। थर्ड है कॉम प्लस पेपर, जिन्होंने नहीं किया है, जो अभी करना चाहते हैं, तो इसको आप जाके कर भी सकते हो। कैसे? ये है कॉम एंड ये है पेपर, ठीक है। तो कॉम को आप कॉम करो बालों में, तो ये हो गया फ्रिक्शन। जब आप कॉम करोगे बालों में तो ये फ्रिक्शन कर रहे हो आप, ठीक, किसी चीज को घिस रहे हो, ठीक है। तो घिसना मतलब फ्रिक्शन। तो आप जब बालों में घिसोगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। जब चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज जनरेट होगा, तो फिर आप इस कॉम को, जब चार्ज जनरेट ऑलरेडी हो गया, इसको लेकर आओगे, प्लास्टिक का है ये प्लास्टिक का है, ठीक है। जब आप पेपर के पास में लेकर जाओगे तो
ड्यू टू कंडक्शन यहां पर भी चार्ज जनरेट होगा, और फिर जब आप इसको मूव करोगे आगे पीछे या ऊपर, तो यू विल नोट कि यहां पर ये जो पेपर है, ये पेपर भी आगे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर भी हल्का सा उठने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो पेपर है ये कुछ अट्रैक्शन सा हो रहा है, ठीक है, पेपर अट्रैक्ट हो रहा है कॉम से, ठीक है, इजी है, ठीक है, तो आप कर भी सकते हो। तो यहां पर इससे भी कनेक्ट किया है एनसीईआरटी ने आपको कि ये सब क्या है, ये अट्रैक्शन कैसे है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है बेटा। फोर्थ यहां पर एग्जांपल लिया है ग्लास रॉड प्लस सिल्क क्लॉथ। मतलब यहां पे ये है ग्लास की रॉड, ये है ग्लास रॉड, ठीक है, रॉड दिख रही है आपको। इस रॉड पर आपने ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा क्लॉथ, इसको इस सिल्क के क्लॉथ को आपने इस ग्लास की रॉड पर थोड़ा सा लाइक रब किया, ठीक है, फ्रिक्शन किया, जिससे यहां पर बेटा फिर आपने देखा जब आपने इस ग्लास की रॉड पर इसको फ्रिक्शन किया, रब किया, फिर आपने ऐसे ही दो रॉड ले ली, सेम दोनों को रब कर लिया, और दोनों रॉड लेने के बाद में जब आप उन दोनों रॉड को, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, उन दोनों रॉड को यहां पर इस तरह से पास में लेकर आ रहे हो, जब पास में लेकर आ रहे हो तो बेटा यू विल नोट कि ये जो रॉड है ये रिपेल कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रही है, धक्का दे रही है, ये एक दूसरे के नजदीक नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो पहले तो आपके माइंड में ये आएगा कि ये क्या है, ये नजदीक क्यों नहीं जाना चाह रही है, ये फोर्स क्यों जनरेट कर रही है, एक दूसरे को पुश क्यों कर रही है, दूर दूर क्यों कर रही है, ये इसको पुश करेगी, ये इसको पुश करेगी। मतलब ये लाइक जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट, तो मैग्नेट को हम लोहे से लाइक आयरन से जब चिपकाते हैं तो अट्रैक्ट होती है, ठीक है, पास में जाते हैं, और वही अगर हम उल्टा करके मैग्नेट को चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर भेजती है उसको, मैग्नेट को थोड़ा पुश करती है, धक्का देती है, चिपकती नहीं है, ये करके देखना, ठीक है। तो बेटा सेम चीज हमें यहाँ पे फील होती है, ये क्या है, और यही चीज आप क्या करोगे, इसी रॉड को जो ऑलरेडी यहाँ पर जिसको हम फ्रिक्शन कर चुके हैं, उसको जब सिल्क के क्लॉथ्स के पास में लेकर आओगे तो बेटा आप ये फील करोगे कि कपड़ा अट्रैक्ट कर रहा है इसी रॉड को, मतलब वो चिपकने की कोशिश कर रहा है रॉड पे। ये सब क्या है, अट्रैक्शन, रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब चिपकना, हाँ, अट्रैक्ट होना, ठीक है, और रिपल्शन मतलब थोड़ा पुश करना, धक्का देना, ना चिपकना, ठीक है। तो बेटा आप ये ग्लास रॉड में नोट करोगे, सिल्क के क्लॉथ में भी नोट करोगे। इसके अलावा इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड मतलब वल्केनाइज्ड रबर, इसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर से बना हुआ एक रॉड है, और वूल का कपड़ा ले लिया आपने, तो सेम चीज वहां पर भी होगी बेटा। आपने रब किया, रब करने के बाद में सो ओवरऑल यहां पे मैं आपको अभी याद करने के लिए बताता हूं बेटा, यहां पर इस ग्लास की रॉड पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है रब करने के बाद में, और ये जो सिल्क का कपड़ा है इस पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है, माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों में प्लस चार्ज रहा होगा, अब ये क्यों है, कैसे है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और बेटा जब इबोनाइट रॉड की बात होती है ना, तो बेटा यहां पर इस इबोनाइट रॉड में माइनस चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव, ठीक है। और जो वूलन का कपड़ा होता है, वूलन क्लॉथ, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ये चीजें थोड़ा सा लाइक बेसिक हैं, इनको याद करो, ठीक है, कोई भी पूछेगा, इवन क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ के रखना है। अभी हमने क्या किया, एनसीईआरटी कहती है इतना तो आपने समझ लिया। इसके अलावा यूं भी समझो कि अगर इसी रॉड को आप लेकर आए यहां पर, और एक ये पिट बॉल है, मतलब एक बॉल है जो कनेक्टेड है, ठीक है, एक धागे से, यूं समझ लो। अभी आपने नोट किया यहां पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था इस पर, ठीक है, ये मैं इंटरनल बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी तो होगा क्या, ये चार्ज है ये मूव करेगा, क्या चार्ज मूव करता है, हाँ बेटा चार्ज मूव करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है तो ये चार्ज मूव करेगा। ये क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये चार्ज मूव करेगा इस पर, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सेम हमने इस वाले बॉल के साथ में भी किया, तो यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक नहीं मतलब काफी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ओवरऑल होगा क्या बेटा, ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, ये आप नोट करोगे बेटा, ठीक है, पुश करेंगे। और यहां पर पुश करने के कारण आप ये देखोगे कि इन्होंने एक दूसरे को धक्का दे दिया, इसे बोलते हैं रिपल्शन, इन्होंने एक दूसरे को रिपल्शन कर दिया, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1.2 एनसीईआरटी बेस्ड
ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एनसीईआरटी 1.2 में अब आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाने वाली है इलेक्ट्रिक चार्ज से। सो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हो। उससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाएं, कभी दिक्कत ना आए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने यहाँ कैरी कर लिया। आप इसको एक बार बस नज़र मार लो मेरे साथ में, कभी भूलोगे नहीं, और ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेगा। बेटा देखो, ग्लास का रॉड हो, ग्लास का रॉड अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, एक्सपीरियंस कैसे होता है। फर यहाँ पे बोलते हैं कैट के जो बाल होते हैं, कैट्स फर, ठीक है। तो कैट के जो बाल होते हैं, वूलन जितना भी रहता है, वूलन मतलब जो ऊनी जो कपड़ा रहता है, ऊनी कपड़ा हो, कोट हो, कारपेट हो, ये तीनों के तीनों अगर एग्जाम्पल में दिए हैं तो हमेशा याद रखना, इनको रब करोगे ना, इनको जब रब करोगे मतलब फ्रिक्शन करोगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेंगे। इन पर पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली, इन पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज अगर सिल्क का कपड़ा लोगे, अभी हमने देखा भी था एक करके, इबोनाइट रॉड लोगे, बेटा अभी मैंने आपको बता नहीं पाया वहां पे, इबोनाइट जो रॉड है वो निगेटिव चार्ज कैरी करती है, जबकि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। जब इबोनाइट रॉड को आप वूलन के क्लॉथ के साथ में रब करते हो तो इबोनाइट रॉड निगेटिव चार्ज को कैरी करती है, और वूलन जो क्लॉथ है वो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। लेकिन जब वो ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ में रब करते हो तो ग्लास का जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और सिल्क का जो क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। ये सब कैसे पता हमें, ये सब हम दिखेंगे अभी। ग्लास लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक एक्सपेरिमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू, ठीक है। बेटा आपको यहाँ पर एम्बर, इबोनाइट, प्लास्टिक का जो भी आपको मटेरियल मेरे, ठीक है, रबर शूज, रबर देखो मैं आपको याद करा दूं, निगेटिव कैसे पहचानोगे, रबर है, नॉन मेटेलिक है, तो बेटा ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इबोनाइट रॉड, एम्बर, प्लास्टिक सीट, इबोनाइट रॉड बता चुका हूँ, एक वल्केनाइज्ड रबर ही होती है, तो वो भी रबर ही है बेटा, ठीक है। एम्बर यहाँ पर एक रेसिन होता है, ठीक है। तो बेटा ये सब नॉन मेटेलिक है, सिल्क का कपड़ा, ठीक है, ये सब कुछ नॉन मेटेलिक है, इसलिए निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। याद कर लो माइंड में मेरे साथ में। और जो वूलन का कपड़ा होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बेटा आप भी जानते हो, जो भी हमारे आसपास जो भी कुछ है, ठीक है, जो ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब मैटर क्या होता है, द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग की सारी चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं उसे मैटर बोलते हैं, ठीक है। और मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अब मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम एटम बोलते हैं। ये भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है। और एटम को जब हम देखते हैं तो एटम में, यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन पर देयर इज नो चार्ज, न्यूट्रल रहता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, बेटा रिवॉल्व का मतलब होता है घूमते हैं उसके चारों ओर, ठीक है। तो बेटा आपको यूं समझना है कि अगर कोई एटम, में एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर कोई एटम जैसे कि हाइड्रोजन है, ये अगर न्यूट्रल है, ठीक है, तो इस तरह से रखा है, लेकिन हम भी जानते हैं इसका जो 1s1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के पास में, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मैं निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं तो बेटा ये बेचारा हमारा हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, उसे हमने निकाल लिया, तो बेटा इस पर इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा बेटा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक एटम है, तो बेटा हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये जो मैं रब कर रहा हूं ग्लास की रॉड को और सिल्क के कपड़े को, ये सब क्या है, ये कैसे बने, ये भी ऑक्यूपाई स्पेस, दे आर ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है। तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये भी तो मैटर ही है। अब इनके जो छोटे छोटे एटम हैं, इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन सेंटर में बैठा है, अगर हम रब करते हैं तो कभी कभी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और कभी कभी इलेक्ट्रॉन आ जाता है बेटा। जैसे कि ग्लास रॉड के केस में बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं सब के सब, इसलिए इन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सब के सब अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, और बेटा इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये जब हम इनको इनके साथ में रब करते हैं
तो ये जो सिल्क का कपड़ा है, इबोनाइट की रॉड है, एम्बर, इबोनाइट, प्लास्टिक की सीट है, रबर का शूज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रख लेते हैं इसलिए बेटा इन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब समझे ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आखिर आता कहां से, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब समझ आया, क्योंकि यहां पर अब आपको यूं समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ये आता कहां से है। ये बेटा एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना उनसे आता। जब हम, और बेटा ये एक और चीज आपको याद करनी है, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, क्या ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है? नो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं ये काम हमेशा। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो बेटा याद रखो, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर वाले होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो थोड़ा लूजली बाउंड रहते हैं इस न्यूक्लियस से, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है, जब हम रब करते हैं तो, और फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखना, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, जो कि है, सर आपने ये तो बता दिया लाइक पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, लेकिन सर ये तो बता दो कि ये चार्ज हम कैसे माने कि कुछ चार्ज ऐसा कुछ होता है। तो बेटा आपके सामने लाइक आपके सिलेबस में एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में, तो हम क्यों मिस कर रहे हैं, उसको ही पढ़ ही लेते हैं। बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है इस तरह का, इस इंस्ट्रूमेंट में बेटा हमने क्या क्या लिया है यूं समझो बस। ये मेटल की डिस्क है, ये मेटल की डिस्क है, जो मतलब ओवरऑल ये मेटल की है, मतलब मेटल वो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है, करंट को पास होने देते हैं, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मेटल की डिस्क ले ली। अब मेटल की डिस्क कनेक्टेड है बेटा, यहां पर ये इंसुलेटेड मेटल रॉड है, ये इंसुलेटेड मेटल रॉड है। ठीक है, इंसुलेटेड का मतलब जैसे इंसुलेशन कर दिया है, जो अब कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इंसुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसी से कनेक्ट कर दिया है गोल्ड की लीफ को, ये गोल्ड की लीफ है। ठीक है, लीफ तो नॉर्मल बोल दिया है, ओवरऑल गोल्ड की परत है, ये छोटी छोटी लाइक यहां पे गोल्ड की लीफ है। और बेटा इस इंस्ट्रूमेंट को ग्लास की रॉड में, ग्लास के जार में हमने बंद कर दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट को ग्लास के जार में हमने बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे लेकर आते हैं वही रॉड, वो रॉड जो हमने सिल्क के क्लॉथ के साथ में, ग्लास की रॉड जिसको हमने सिल्क के क्लॉथ के साथ में रब की थी, रब करने के बाद में इस ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब हम इसको लेकर आएंगे और इस ग्लास की रॉड को हम यहां पर इस तरह से इसको टच कराएंगे। अब हमें भी पता है जस्ट बिकॉज ये रॉड को हमने रब करा दिया था, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था। तो बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब हम इस चार्ज्ड रॉड को यहाँ पर टच कराएंगे तो टच कराने से होता क्या है, ये चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा गोल्ड की लीफ पर। ठीक है, तो ये यहां से डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड सुन लो, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करेंगे। तो बेटा जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा ये डाइवर्ज करेंगे। तो एंगल ये बताता है, जितना बड़ा एंगल बन रहा है इन दोनों पत्तियों के बीच में, इन दोनों गोल्ड की लीफ के बीच में, देखो इस तरह से बनेगा। किस तरह से, 1 सेकेंड, ये ऐसे मूव कर जाएगी और ये ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये जितना बीच का एंगल बन रहा है थीटा, वो हमें ये बताएगा कि उतना ही ज्यादा चार्ज है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्स। अब यही केस हम क्या करते हैं, हम इसको तो लेके चलते हैं, अब ऑलरेडी नीचे पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण ये डाइवर्स किया था। यहीं पे हमने लाके रख दिया एक सिल्क का कपड़ा, एक क्लॉथ लाके रख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लॉथ लाके रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज कैरी किया था क्लॉथ, निगेटिव चार्ज जब जाएगा तो यही अब अट्रैक्ट होना। देखो अगर ये न्यूट्रल था तब अगर हम क्लॉथ को लेकर आते तो तब भी ये डाइवर्ज करता था, क्योंकि हमेशा सेम जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास में आना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो लेकिन जस्ट बिकॉज ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव चार्ज था, हमने तुरंत ही यहां पर सिल्क का क्लॉथ लाके लगा दिया, मतलब अब निगेटिव चार्ज भी यहां चला जाएगा। तो इसके कारण अब होगा क्या, ये थीटा हो जाएगा स्मॉल,
और ये स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, और अब ये बहुत नजदीक आ जाएंगे और आपको इस तरह से चिपके हुए दिखने लगेंगे। थीटा हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आपने यहां पर सिर्फ इतना सीखा कि वन थिंग यहां पर, कि मैं यहां पर नोट कर देता हूं, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरऑल आपने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट देख लिया। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये अभी आगे और भी ज्यादा आएगा, तो इसको यही समझ लो। एक छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज जब लार्ज डिस्टेंस पर रख दिया जाए, लार्ज डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। एक छोटे चार्ज को जब हम लार्ज डिस्टेंस पर रख देते हैं तो इसी को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। बेटा मैं एनसीईआरटी का कुछ भी मिस नहीं करूंगा, इवन आपके कंपटीशन का भी कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ठीक है, सारे बेसिक्स लेके आऊंगा, तभी मैं डेरिवेशंस करवाऊंगा, तभी फॉर्मूला नोट करोगे आप, जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे हमने ये भी जान लिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होते हैं, मैटर, एटम, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, पॉइंट चार्ज के बारे में जान लिया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जान लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज 1.3, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। फाइन स्टूडेंट्स, सो फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट इज 1.3। 1.3 टॉपिक में देखो, मैं फिलहाल बता दूं आपको, जितनी भी स्टेट बोर्ड्स रहते हैं ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही पैटर्न है सब जगह, बट स्टिल अगर आप किसी स्टेट बोर्ड की बुक देख रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट की बुक देख रहे हो, सब इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और मैं सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, ट्रस्ट मी, बस मेरे साथ में कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो 1.3 टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, क्या होता है कंडक्टर एंड क्या होता है इंसुलेटर, सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, जिसको नहीं है उसको पूरा आइडिया मिलेगा। तो देखो बेटा, हम जानते हैं, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो एटम होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। तो हम ये भी जानते हैं कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर कम कम अट्रैक्शन लग रहा होगा अंदर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बाउंड करके रखती है। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, मैंने रिकेप भी करा दिया आपको। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पास में है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा कम हो रहा होगा इसके मुताबिक, थर्ड की बात करूं तो ये थोड़ा सा कम हो रहा होगा इन दोनों के मुताबिक। तो इस तरह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ईजी होते हैं, इनको ईजिली निकाला जा सकता है, इनको ईजिली गेन किया जा सकता है, इसीलिए इनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो ओवरऑल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम में लेस है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। समझ आया? इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब उनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं किया जा सकता है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। ओके बेटा, तो मोर जिसमें मोर होते हैं यही फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें लेस होंगे उन्हें तो इंसुलेटर बोलेंगे, लेकिन जिनमें यही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते, जो चार्ज कैरी करे। ओवरऑल यहां से समझ गए हो, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इजीली निकल जाएंगे, तो इजीली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो किसी पर नेगेटिव होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से चार्ज जब आता है और जब चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो वहीं पर करंट जनरेट हो जाता है। सो ओवरऑल बेटा कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ह्यूमन बॉडी,
यस बेटा, ह्यूमन बॉडी भी यही इसी का एग्जाम्पल होती है कंडक्टर्स का। एनिमल बॉडीज, मेटल, इवन अर्थ, मेटल के बारे में सब जानते हो। अर्थ एक कंडक्टर है, याद रखना, ह्यूज लार्जेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं बात करूं लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें कम है, इंसुलेटर है। नॉन मेटल्स तो सब जानते हो, इंसुलेटर्स होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। ग्लास सब जानते हो, ठीक है, मिरर, पोर्सिलेन, नाइलॉन, प्लास्टिक, वुड मतलब लकड़ी, प्लास्टिक सब जानते हो, नाइलॉन एक पॉलीमर होता है, पोर्सिलेन भी, ठीक है। सो ओवरऑल आपने ये समझना है कि ये नॉन मेटल्स। मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि एग्जैक्टली रीजन क्या है, कंडक्टर्स क्यों होते हैं और इंसुलेटर क्यों होते हैं। क्योंकि ये जो वुड है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिनको आप इजीली निकाल लोगे। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये नहीं है इसके अंदर। दैट इज वाई ये जो वुड है वो कंडक्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी को। समझ आ गया। अब मैं बात करता हूं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलो, मैंने यहां पर ये मेटल ले लिया, मेटल, ठीक है, ये मेटल है। मैं यहां पर लाइक वही, ये क्या है, ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को मैंने पहले एक सिल्क का कपड़ा लिया और उस पर रब कर लिया। लाइक ये ग्लास रॉड, मैंने ये ग्लास रॉड है, ठीक है, इस ग्लास रॉड को रखा और इस पर सिल्क के कपड़े को मैंने घिसा, मतलब फ्रिक्शन किया, रब किया। जब मैंने रब किया तो इस ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। जब मैंने इसको इसके पास लेकर आया, इस मेटल के पास में लेकर आया, जानते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इसके ये जो यहां पे मेटल है, इसके जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस पॉजिटिव के पास में आ जाएंगे, नजदीक में आ जाएंगे। तो सारे नेगेटिव इसके पास में आ गए, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से अट्रैक्ट होना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव के पास में आ गए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। जस्ट बिकॉज ग्लास रॉड यहां पर रखी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस हो गए। अभी ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गई। अब आपने याद रखना, देखो अगर चार्ज यहाँ पे आपको 4+ चार्ज दिख रहे हैं, तो आपको 4 ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाने होंगे, मैंने ज्यादा बना दिए। सो ओवरऑल आपने यही समझना है, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना। तो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए, यहाँ पे पास में आ गए। अब ड्यू टू दिस यहाँ पे अब अपोजिट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। रिमेनिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर आएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आ जाएगा। तो बेटा ओवरऑल ये तो होगा न्यूट्रल। ये अगर सिस्टम ऐसा लेकर चले तो ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्सेस हो गया। एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा हो गए, बढ़ गए। पहले तो ये अकेला था, तो अकेले में 4 प्रोटॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहां पर ये बैलेंस था। लेकिन हमने क्या किया, इस रॉड को लेकर आए, रॉड को पास में हमने रखा, तो जिसके कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो नजदीक आ गए इस रॉड के। अब ये दोनों बैलेंस हो गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज साइड में पहुंच गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा, पुश करेगा। हमेशा याद रखना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपने जो सेम चार्ज होते हैं वो धक्का देते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ये नजदीक आ गया और इसे पुश कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को पुश कर दिया और ये दूर पहुंच गए। तो अब होगा क्या बेटा, ये तो एक्सेस हो गए, ज्यादा क्वांटिटी में हो गए। तो एक्सेस चार्ज को हमने क्या किया, यहां पर एक वायर लगाया, ये वायर लगाया, और ये है अर्थ, धरती, अर्थ। हमने इसमें मेटल की एक रॉड इसमें अर्थ में हमने डिप कर दी, ठीक है, और उस मेटल की रॉड से हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। तो बेटा ये जो एक्सेस चार्ज है, ये प्लस जो चार्ज है, ये यहां पर मूव करने लगेगा, ये यहां पर मूव करेगा और एक एक करके अंदर आ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ तो एक कंडक्टर है, ठीक है, अर्थ के अंदर चला जाएगा। और थोड़ी देर बाद यू विल नोट कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नहीं रहेगा, ये बैलेंस हो गया। तो बेटा यहां से इस प्रोसेस को, ये जो कनेक्ट किया है हमने वायर के थ्रू अर्थ से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। होप आपको समझ आ गया अर्थिंग किसको बोलते हैं। और बेटा अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग प्रोवाइड करता है सेफ्टी मेजर, इसे हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, सेफ्टी, ठीक है।
जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं उनमें लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उनमें हम सर्किट में अर्थिंग को यूज़ करते हैं, वो सेफ्टी पर्पज से यूज़ करते हैं। जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो उसको एक्सेस चार्ज अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चला जाता है और कुछ भी लाइक फॉल्ट होने से बच जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इतना आपने हमने अर्थिंग के बारे में समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ, आपने देखा होगा लाइक प्लग देखा होगा जिसको हम बोर्ड्स में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लग कैरी किया है, ये प्लग में यहाँ पे एक ऊपर एक आप देख रहे हो स्विच है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे 2 और है, तो ये 3 वायर है। ठीक है, तो इन 3 वायर में से जो ऊपर वाला आप देखते हो ये होता है अर्थ वायर। कौन सा वायर होता है? अर्थ वायर। और इसी में से ये जो आप साइड में देख रहे हो एक होता है लाइव और एक होता है न्यूट्रल। ये दोनों कैरी करते हैं करंट, ये दोनों कैरी करते हैं करंट, मतलब यही दोनों मेन होते हैं, यही दोनों इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। अर्थ जो वायर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता, ये हम यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। जब जब ये वाली कंडीशन बनेगी, जब ये वाली कंडीशन बनेगी मतलब एक्सेस चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो अर्थिंग वायर है उस एक्सेस चार्ज को लेकर अर्थ में, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड होगा ये, तो अर्थ में भेज देगा, जिससे वहां पर फॉल्ट नहीं होगा। तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर लाइक यहाँ पे एक सेफ्टी मेजर हम लगाते हैं सेफ्टी के पर्पज से। ठीक है, ओके। सो हर घर शिक्षा आंदोलन में मेरी छोटी कोशिश में एक नया टॉपिक एनसीईआरटी से 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम समझते हैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बेस्ड भी, कि चार्जिंग 3 तरह से की जा सकती है। ठीक है, चार्जिंग हम करते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको जिसमें मैंने अर्थिंग कराई थी, तो अर्थिंग के केस में जो मैंने कंडक्शन बोल दिया था वहां पे हमने इंडक्शन किया था। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं फिलहाल कि कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रिक्शन का मैं एग्जांपल बताऊं, जब हमने एग्जांपल सिल्क, यहां पर सिल्क का क्लॉथ लिया था, प्लस सिल्क के क्लॉथ के साथ में हमने इसको सिल्क के क्लॉथ को रब किया था, किस पे? ग्लास की रॉड के साथ, ग्लास की रॉड के साथ। तो हमने पाया था जब इस ग्लास की, अगर ये मान लेते हैं ये ग्लास की रॉड है और इस पर सिल्क का कपड़ा हम रब करेंगे, तो फ्रिक्शन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहां पर मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब ये जो आपको ग्लास रॉड दिख रही है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सिल्क के क्लॉथ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब सिल्क के क्लॉथ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रॉड के, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के क्लॉथ पर पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे सिल्क के क्लॉथ पर, तो सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन याद करो, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने एक बॉल ली थी, एक बॉल जो कनेक्टेड थी यहां पर। ठीक है, इस बॉल में बेटा यहां पर मैंने बताया था कि मैं एक ऑलरेडी जो ग्लास की रॉड है, ये जो रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, जो कि हमने फ्रिक्शन के थ्रू लेकर आए थे इस पर। ठीक है, और इसको मैंने टच करा दिया, इसको मैंने डायरेक्ट टच करा दिया इससे। जब टच कराया तो बेटा हुआ क्या, ये जो चार्ज है ये यहां पर, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे 4 है, ये 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहां पर अब होगा क्या, ये न्यूट्रल होने के कारण दोनों चार्ज हमेशा बैलेंस होने की कोशिश करेगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएंगे और 2 यहां रह जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरह से मूव करना चार्ज का, इसे बोलते हैं बेटा कंडक्शन। ठीक है, तो अभी जो हमने अर्थिंग के केस में किया था वो कंडक्शन नहीं था। अगर कंडक्शन बोलना है तो यूं बोलो कि हमने वो जो लाइक ग्लास का रॉड है वो टच कराया था मेटल के स्पेयर से। ठीक है, वो इंडक्शन था, वहां पर मैंने कंडक्शन बोल दिया था। ठीक है, ओवरऑल इंडक्शन
अब हम पढ़ते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो यही दिया है, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात नहीं की, बट मैंने ये भी क्लियर कर दिया बेटा। इंडक्शन के केस में लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मैंने यहाँ पर इंसुलेटेड है और यहाँ पर मैंने एक मेटल का स्फीयर लिया, ठीक है। मैंने एक और मेटल का स्फीयर लिया, ठीक है। दोनों न्यूट्रल हैं फिलहाल, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है दोनों के दोनों, A प्लस बी। अब मैं बेटा बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये A है, ये B है, दो स्पेयर। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इस ग्लास की रॉड को लेकर आऊंगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया था बेटा, फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। मैं ये ग्लास की रॉड को यहां पर लेकर आया, ठीक है, जिस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा मैंने इस पॉजिटिव चार्ज के ग्लास के रॉड को यहां पर घुमाना चालू कर दिया। मैंने, ध्यान रखना, टच नहीं होने दिया। कंडक्शन के केस में टच हुआ था और यहां पर जो चार्ज है वो यहां पर ट्रांसफर हुआ था एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, मतलब चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी पर ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, चार्ज। उसे बोलते हैं कंडक्शन। इंडक्शन के केस में हम, ध्यान रखना, इंडक्शन के केस में टच मत कराना, इसको टच नहीं कराएंगे हम। तो इंडक्शन के केस में जब हम टच नहीं कराएंगे तो बेटा यहां पर होगा क्या, हम इसको थोड़ा थोड़ा मूव कराएंगे तो बेटा होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है। अब जितने भी इस पूरे मेटालिक स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नजदीक आने के कारण यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उनको ये पुश करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, धक्का देगा, ठीक है। ये आपने देखा था कहां, अभी हमने जब अपैरेटस पढ़ा था, गोल्ड लीफ है ना, इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, वहां पर भी देखा था। और भी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे थे, ठीक है। सो ओवरऑल जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वन सेकेंड, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा यहां पर, ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, यहां पर प्रोटॉन आने के कारण अब यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां आ जाएंगे, तो देखो बेटा टच नहीं हो रहा है यहां पे, विदाउट टचिंग यहां पर चार्ज मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ गए और प्रोटॉन्स इस साइड चले गए, क्योंकि पुश करेगा बेटा, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये पुश करेंगे इसके प्रोटॉन्स को। तो सेम चीज यहां पर भी हो गई है क्या नहीं, यहां पर भी हो गई सेम चीज, है ना बेटा। तो यहां पर सेम चीज हो गई, यहां पर इंडक्शन के कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो बेटा इसको बोलते हैं इंडक्शन। अब आपको दो बातें यहां पर और समझनी है और याद करनी है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये हो गया बैलेंस, ये बैलेंस हो गया, और ये हो गया एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं एक्सेस चार्ज, ठीक है, देख लेते हैं। अब इसके कारण ये हो गया बैलेंस और ये हो गया एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा होता है, अगर हम किसी तरह से इसको निकाल दें, हम इस पे हाथ रखें तो हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, ठीक है, और मैं बताया ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है। तो जो एक्सेस चार्ज होता है वो मूव कर जाता है और हमारी बॉडी के थ्रू कहां जाएगा, अर्थ में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से निकाल लिया, इसको हमने यहाँ पे हाथ रखा तो ये जो एक्सेस चार्ज है ये मूव कर जाता है, अर्थ में चला जाता है, इसको हमने अर्थिंग बोला था। तो ये हमने हटा दिया यहाँ से, ध्यान रखना, ये एक्सेस चार्ज था, इसको बोलते हैं एक्सेस चार्ज, ये ऑलरेडी बैलेंस है। और बेटा यहाँ पर ये वाला जो है वो एक्सेस चार्ज है, वन सेकेंड, पॉजिटिव। अब ये जो प्रोटॉन्स चले गए हैं, जिनके कारण अब बेटा अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, यहाँ पर नेगेटिव। अभी तक प्रोटॉन्स थे जिसके कारण ये बैलेंस था, लेकिन अब प्रोटॉन्स नहीं है, ठीक है, अब प्रोटॉन्स नहीं है जिसके कारण ये बैलेंस नहीं है, तो अब ये हो गया एक्स्ट्रा। तो बेटा ये चला जाएगा, इस पर अगर हम हाथ रखेंगे तो ये एक्सेस चार्ज होगा, और एक्सेस चार्ज बेटा अर्थिंग के थ्रू चला जाता है। हम भी तो कंडक्टर है तो हमसे चला जाएगा, ठीक है, हमसे जाएगा तो ऑब्वियसली वाला करंट तो लगेगा, वो बात अलग है। आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो जो एक्सेस चार्ज है वो चला जाएगा अर्थ में,
ठीक है। अब बेटा याद रखना, यहाँ पर इस पॉजिटिव के चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये प्रोटॉन्स भी बैलेंस्ड हैं और ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे और मूव करके बेटा इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ नज़दीक आएंगे ना अट्रैक्शन होगा तो बेटा ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज आप देख रहे हो दोनों पर, इस चार्ज को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड चार्ज। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड चार्ज। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरी। यहाँ पर हमने समझ लिया फ्रिक्शन के थ्रू कैसे करते हैं, कंडक्शन के थ्रू कैसे करते हैं, इंडक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। ओके, सो हर घर शिक्षा में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्रॉम दी एनसीईआरटी 1.5 दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम बात करेंगे चार्ज क्या है। ठीक है, ये सब हमने जाना, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, तमाम चीजें पढ़ी। देखो, चार्ज को फिजिक्स में डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, बेसिक बात है। Q, ये जो चार्ज है, देखो मैं इजिली इस तरह से अगर पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट में निपट जाएगा, और लेकिन मैं सब कुछ कवर करूंगा, यहाँ पे सारी चीजें कवर करूंगा, बोर्ड का भी और कॉम्पिटिटिव बेस्ड भी, ठीक है, और इवन एनसीईआरटी बेस्ड भी। ठीक है, तो डोंट वरी। यहाँ पे जो Q है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी से यहाँ पे ये बात तो क्लियर है, इसका कोई डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता इसको, कि इसका डायरेक्शन नॉर्थ साइड है, इसका डायरेक्शन ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इजीली स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड हो जाती है। ठीक है, देखो इस बात से अगर आपको वेक्टर नहीं आता, लाइक वेक्टर, स्केलर, ये इन सब चीज़ों में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चैप्टर को भी लेंगे। जब 11th स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे स्केलर वेक्टर भी पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट होती है, देखो हर किसी चीज को, हर क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है तो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे कि हम अगर मार्केट जाते हैं तो आलू लेते हैं तो केजी में हम उसको मेजर करते हैं, तो ये बेसिक बात नहीं, 11th की बात है। तो इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर टोटल 7 एसआई यूनिट हैं, तो उसी में से अगर हम बात करें चार्ज की एसआई यूनिट क्या है तो वो कूलाम है बेटा। ठीक है, जब भी हमें चार्ज मेजर करना होगा तो हम बोलेंगे 2 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी एसआई यूनिट। अब बात करते हैं अलजेब्रिक सम। देखो, एक सिस्टम है आपके सामने और उस सिस्टम पर अगर टोटल 5 यहां पर चार्ज है, +5, +1, +2, +3, -1, -5। ठीक है, तो हम इसका इजीली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अगर यहां पर ये इस पर चार्ज है, ये कहीं से दिया हमने, +1 दिया, +2 दिया, ये मेटल है, इस पर +3 दिया, -1 दिया, -5 दिया। ठीक है, ये हमने यहां पर चार्ज दिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि इस मेटल पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो इनको। कैसे? +1 +2, ठीक है, और +3 +-1 -5। तो इसका जब आप सम कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पे 3 2 5 1 6 6 और यहां पे 5 और 1 6 माइनस का 6। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है इस पे। तो आपको इस तरह से नॉर्मल अलजेब्रिक सम कर देना है चार्ज का। ठीक है, साइन को लेकर चलना है, क्योंकि देखो साइन यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर -5 है मतलब -5 इलेक्ट्रॉन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। -1 मतलब अगर -1 कूलाम बोल दूं मैं, ठीक है, तो वो n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। वो अभी हम पढ़ लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिलहाल आपको डायरेक्टली इनके साइन लेकर चलना है। ठीक है, इस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमने पढ़ लिया। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। आपने डिफरेंट 11th में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। फिलहाल आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस बेटा, जब भी बात आती है, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे इजीली आपको समझ आएगा। यहां पे अगर हम बीटा डिके करवाते हैं, ठीक है, बीटा डिके
मतलब एक बीटा एक पार्टिकल है और उसको हम यहाँ पे डिके कराते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। तो बीटा जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन रहते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। ये 4 पार्टिकल से मिलकर बनता है बीटा। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं, इसका डिके करवाते हैं, तो ये चारों पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। अब आपको भी पता है कि बीटा डिके तो यहाँ पे न्यूट्रल है, देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर +1, इलेक्ट्रॉन पर -1, न्यूट्रिनो 0 होता है बेटा। ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब बेटा लेफ्ट साइड तो 0 है ही, यहां पर ये +1 और -1 कट जाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो बेटा यू कैन नोट कि देखो जब आपने डिके कराया तो चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज भी आया, नेगेटिव चार्ज भी आया। आपने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रिएट नहीं किया। बीटा डिके में ही ये चार्ज हुआ करता था जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके बैठा था। ठीक है, तो आपने जब डिके कराया तो बाहर आया। और तो कहीं ना कहीं आप इस बात से ये समझते हो कि ये जो पूरी प्रोसेस है, अगर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम मान लें तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रही है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज हो, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, पूरा एक अकेला सिस्टम मान लें तो जो चार्ज है वो कंजर्व है। कंजर्व मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। देखो जितना पहले था 0 उतना ही बाद में है 0। ठीक है, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही बेटा इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें तो उसमें जो चार्ज होता है जितना पहले हुआ करता था उतना ही बाद में होगा, मतलब कंजर्वेशन रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। एक मेटल है, उस पर 1 कूलम चार्ज है। अब मैं आपसे पूछ लूं, या फिर मान लो एक वायर है, वायर में 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, वायर में 1 कूलम चार्ज है, मूव नहीं कर रहा है। अब बताओ बेटा 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलो करके देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये जो चार्ज है, यहां से आप खुद से क्वेश्चन लाइक फॉर्मूला बना सकते हो। चार्ज किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले तो जब जिस पर गए वो जिसने इसको एक्सेप्ट किया उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां से निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो चार्ज बन रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, ये आपको याद करना अभी के अभी। ठीक है, अब बेटा यहां पर जाहिर सी बात है कि इसमें, इस पूरे वायर में या मेटल जो भी मान लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू n, कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा चार्ज का वैल्यू, ये हो जाएगा चार्ज का वैल्यू। एक सिस्टम में जितने भी लाइक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कर लो, अगर वो 4 हैं तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर वो 5 हैं मतलब 5 हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, अगर वो 6 हैं तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया n, नंबर ऑफ n हो गया यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो देखना बेटा यहां पर चार्ज कितना दिया था? 1 कूलम, मतलब Q की जगह हम 1 रखेंगे, इक्वल्स टू n हमको निकालना है अपॉन, और इलेक्ट्रॉन को जब हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? अब जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब ये 1/1.6, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड
6.25 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे अराउंड आ जाएगा बेटा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके रखा है, 18 इलेक्ट्रॉन बेटा। बेटा आपको अभी नोट करना है कि इतना सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में, मतलब एक कूलाम चार्ज इतने सारे इलेक्ट्रॉन के कारण बन पाता है। ये तो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, 10 टू द पावर 18। सोचो कितना ज्यादा क्वांटिटी में ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। बेटा प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो इसलिए हम जब भी बात करते हैं प्रैक्टिकली कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि एक कूलाम चार्ज है या 2 कूलाम चार्ज है, हम बात करते हैं मिली और माइक्रो में। तो मिली कूलाम 10 टू द पावर -3 कूलाम और माइक्रो कूलाम 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि मिली कूलाम चार्ज या माइक्रो कूलाम चार्ज प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए हम कहते हैं बेटा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रैक्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, थियोरेटिकली पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये चीज ठीक है, लेकिन अगर हमको प्रैक्टिकली इसका करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमें यूज करना है, दैट इज नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, क्योंकि वहां पर हम मिली और माइक्रो में कूलाम को मेजर करते हैं। ठीक है, होप दिस अंडरस्टूड बाय यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, दैट इज 1.6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम लॉ और गॉस लॉ। इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।